नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो योर मनी में सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। बहुत शुक्रिया विरल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए सबसे पहले हम सवाल जवाब के सिलसिलों से पहले जो हमारी हमेशा से एक रिवाज रही है कि हम थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करते हैं, और इस बार हमने बेसिक से शुरू किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े हम जो टॉपिक्स होते हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन छोटे टॉपिक्स भी बड़े काम के होते हैं। और कई ऐसे नए बिगनर्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, कौन से कैप्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में अंतर क्या होता है, इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए हमने ये बेसिक से शुरुआत की है। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप पर। सबसे पहले विरल आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो स्मॉल कैप है इसको कैसे समझे। शुक्रिया स्मिता जी शो में बुलाने के लिए। देखिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीन कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस होते हैं स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड में भी। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो स्मॉल कैप की बात करें तो उन्होंने एक जैसे कंपनीज के नंबर्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो 251 नंबर की कंपनी से लेकर मार्केट में स्टॉक मार्केट में कम से कम 8000 जितनी कंपनियां लिस्टेड है। सो 251 नंबर की कंपनी से लेकर 8000 तक की जो कंपनियां रहेगी उसको स्मॉल कैप कैटेगराइजेशन में क्लासिफाइड किया गया है। अभी सेम चीज अगर हम मिड कैप के बारे में सोचे तो मिड कैप 101 नंबर की कंपनी से लेकर 250 तक की जो कंपनियां की जो रैंकिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम मिड कैप में क्लासिफाइड करेंगे। सो मिड कैप यानी जो 101 नंबर की कंपनी से लेकर 250 मिड साइज कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज जितना नहीं बट मिड साइज कंपनी जितना होता है। और सिमिलरली स्मॉल कैप यानी जिनका ग्रोथ अब तक इतना नहीं हुआ है, पोटेंशियल ग्रोथ है, जो कंपनी मिड कैप में आती है, यानी जिनका लार्ज कैप यानी जो बड़ी ब्लू चिप कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं बनी है, बट वो बड़ी कंपनी आगे जाकर बन सकती है, उसको हम मिड कैप में क्लासिफाइड करेंगे जी। लेकिन स्मॉल कैप को लेकर यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में भी रहता है हमेशा, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल रहता होगा विरल, कि हमेशा हम सुनते हैं कि रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें ज्यादा है स्मॉल कैप में लार्ज कैप के मुकाबले या मिड कैप के मुकाबले। ये रिस्क फैक्टर की बात जरा बताइएगा। स्मिता जी देखिए, रिस्क फैक्टर की जब बात करते हैं तो तीनों जो कैपिटलाइजेशन है लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों एक दूसरे के पूरक है। अभी वो पूरक कैसे हैं? जैसे लार्ज कैप में जब मैं निवेश करता हूं तो उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। अभी जब मैं मिड कैप के बारे में सोचता हूं तो लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप में रिस्क होता है। और स्मॉल कंपनीज जो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि 251 कंपनी से लेकर 8000, जो इतना बड़ा रेंज है, उसमें ऐसे बहुत सारी कंपनीज हो सकते हैं कि जिनका कोई ग्रोथ इतना हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है, मार्केट में लिस्टेड तो है बट उसकी जो विजिबिलिटी है वो नहीं है। तो रिस्क फैक्टर से लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क अगर लेना है तो मिड कैप में निवेश कर सकते हैं, और अगर मिड कैप से ज्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप से कर सकते हैं। तो रिस्क का जो अंतर है वो जैसे जैसे कैपिटलाइजेशन आप चेंज करोगे, लार्ज से मिड जाओगे और मिड से स्मॉल में जाओगे, तो वो रिस्क वैसे ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी, तो चलिए तब मिड कैप भी समझ ही लेते हैं। हालांकि आपने थोड़ी बहुत शुरुआत मिड कैप की थी स्मॉल कैप के साथ ही, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक अलग से, जैसा आपने स्मॉल कैप पर एक अलग से प्रकाश डाला, वैसे ही मिड कैप पे भी डालिए ताकि लोग और इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, ये ऐसी कंपनियां होती है जो काफी फोकस रहती है, लार्ज नहीं है, पोटेंशियल है वो लार्ज बनने के लिए। आगे जाके वो ही कंपनियां जो अभी मिड कैप सेगमेंट में है वो लार्ज कैप के सेगमेंट में जाएगी, बट अभी भी वक्त है। यानी 101 नंबर की कंपनी से लेकर
250 नंबर की कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप में क्लासिफाइड होती है। जी, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है विरल, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो पोर्टफोलियो बनाते होंगे उनके लिए ये बहुत सहायक होगा और हर कोई सोचता भी होगा इसको लेके कि एलोकेशन कैसे रखें। आप लोग अक्सर एक अनुपात बताते हैं एलोकेशन का कि मिड का और स्मॉल का और लार्ज का ये एलोकेशन होना चाहिए, तो परफेक्ट एलोकेशन क्या होना चाहिए? देखिए स्मिता जी, कोई परफेक्ट एलोकेशन जैसा नहीं होता है, क्योंकि सभी के अपने अपने टाइम होराइजन होते हैं, कौन से कितने समय तक उनको निवेश करना है, उनके फाइनेंशियल गोल क्या है। पर मैं एक यहाँ पे एक अगर आपने जो क्वेश्चन किया उसको आसानी से अगर मुझे आंसर देना है और दर्शकों को समझाना है तो मैं ये कहूंगा कि आपका टेन्योर, टाइम इन्वेस्टमेंट टेन्योर अगर 5 साल तक का है तो आप लार्ज कैप में रहिए। जब भी आपका टाइम टेन्योर, आप कब तक आपको निवेश करना है, वो अगर 5 साल से ज्यादा बनता है तो 5 साल से 10 साल के बीच में मैं मिड कैप को सजेस्ट करूंगा। और 10 साल से ज्यादा आपका टाइम टेन्योर है, जो स्पेशली ऐसा देखा गया है कि रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, लॉन्ग टर्म गोल्स रहता है, तो उसमें स्मॉल कैप आता है। तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो 5-7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मिड कैप में निवेश करिए, और 7 साल से ज्यादा अगर आपका है, 10 साल से ज्यादा आपका लक्ष्य है तो उसको स्मॉल कैप में रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब भी आपका टाइम टेन्योर 5-7 साल से ज्यादा होगा तभी ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करिए। जी, चलिए, बहुत ज्यादा बातें यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर हुई और खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं इसमें, उनको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि आखिरकार ये फंड्स होते क्या हैं और अगर इसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमको इसका एलोकेशन कैसे करना है, जोखिम कितना है। बहरहाल अब चलेंगे कॉलर्स के पास। सबसे पहले हमारे कॉलर्स हैं संदीप शर्मा। संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। क्या कुछ है आपका सवाल? मैम, मैं 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, मेरी SIP 3,800 रुपए पर मंथ की है अभी जी। जिसमें मैंने अप्रोक्स 1,14,000 रुपए इन्वेस्ट किया हो, जिसका मेरा पोर्टफोलियो 1,43,900 रुपए हो गया है। तो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे को 1 करोड़ का कॉर्पस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मेरा जो टाइम ओरिजिन है वो लगभग 10 से 12 साल है। जी, ठीक है। तो संदीप जी का सवाल आपने सुना और साथ ही इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बता देती हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में ये 1200 का एलोकेशन है इनका। एक्सिस ब्लू चिप फंड है इनके पास, कोटक मल्टी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। 700, 700 और 1200 के एलोकेशन के साथ विरल क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इनकी? संदीप जी को सलाह ये रहेगी कि उनकी SIP अभी 3,800 रुपए की है। करीबन उन्होंने कुछ 1.5 लाख के आसपास की राशि जमा कर ली है। उनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। 1 करोड़ वो चाहते हैं 10-12 सालों में। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो निवेश कर रहे हैं 3,800 से, वो करीबन 13 लाख जमा कर पाएंगे 10 सालों में और 17 लाख के आसपास जमा कर पाएंगे 12 सालों में। अगर मैं यहां से 12% का भी अनुमान लगा दूं तो, क्योंकि पास्ट में आया है, डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटेड तो नहीं है, बट अगर 12% का अनुमान लेकर भी चलूं तो वो 13 लाख और 17 लाख बना पाएंगे। यानी वो टारगेट तो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट अगर हासिल करना है तो कम से कम उनको 45,000 रुपीस की SIP करनी होगी ओवरऑल। यानी जो अभी 3,800 की SIP कर रहे हैं वो उनको काफी हद तक बढ़ानी पड़ेगी, तो ही वो 10-12 सालों में वो 1 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे। और एक सलाह मैं देना चाहूंगा स्मिता जी यहाँ पे उनको कि एक लार्ज कैप फंड अगर अभी उनका टेन्योर है यहां से 10 से 12 साल, और हमने शुरू में लिया भी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हमको निवेश करना है तो एटलीस्ट हमको 10-12 साल का अगर टाइम होराइजन रहेगा। उनका टाइम होराइजन 10-12 साल है, बट अगर पोर्टफोलियो को देखें तो एक लार्ज कैप फंड को कम कर स्मॉल कैप फंड को वो ये चुनाव कर सकते हैं, उनको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी, तो संदीप जी, आपको अगर आगे चाहिए अपना टारगेट हासिल आपको करना है तो SIP तो बढ़ानी पड़ेगी। आपको 45,000 तक SIP करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से आप अपने इस SIP को बढ़ाइए, धीरे धीरे टॉपअप करते रहिए और एक दिन आप अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे। और साथ ही जैसा कि बताया विरल ने कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए, टाटा स्मॉल कैप फंड, ये उनके सजेशंस हैं आपके लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दूसरे कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, नोएल इस वक्त हमारे साथ है। नोएल, बताइए क्या कुछ सवाल है आपका?
हाँ मैम, देखिए मैं अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हूँ। तो 10,000 ELSS में मैंने स्टार्ट किया कि उसमें टैक्स सेवर का बेनिफिट मिलता है। तो 5,000 पराग पारिक और 5,000 क्वांट टैक्स सेवर में, और मैंने और 5,000 ऐड किया है क्वांट फ्लेक्सी कैप में। तो मुझे और 10,000 इन्वेस्ट करना है। तो मुझे मालूम नहीं है कौन सा फंड में करना है, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो मेरा टारगेट है 3 करोड़ इन 20 ईयर्स। ओके, चलिए, आपको नहीं मालूम है इसीलिए विरल यहाँ पर हैं आपको बताने के लिए। विरल, इनका जो सवाल है और बड़ा सीधा सिंपल सा, इन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, इन्होंने लिखा भी है अपने क्वेरी में कि इन्होंने अभी अभी शुरुआत की है 15,000 से, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही स्मार्टली पिक किया है इन्होंने अपने फंड्स को। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? स्मिता जी, देखिए नोएल जी ने काफी अच्छी शुरुआत की। आपने कहा एक बात काफी अच्छी की उन्होंने कि उन्होंने टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को दोनों को साथ में रखा है, और वो काफी अच्छी चीज होती है जब भी आप टैक्स प्लानिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को साथ में रखते हैं। हालांकि जो भी टैक्स सेवर फंड्स होते हैं वो काफी फ्लेक्सी कैप नेचर के होते हैं, उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगराइजेशन का होता है, और लार्ज कैप का जो झुकाव है वो ज्यादा रहता है। उनके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करें तो 3 करोड़ का टारगेट रखा है उन्होंने 20 साल में। अभी 15,000 से शुरू किया है, 10,000 एडिशनल कर सकते हैं। अगर उनको 3 करोड़ 20 सालों में अचीव करना है तो कम से कम यहां पे 32,000 की 32,000 रुपीज की उनको SIP की जरूरत पड़ेगी। 12% अनुमान लगाए तो ही वो 3 करोड़ अचीव कर पाएंगे 20 सालों में। सो हो सके तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत काफी अच्छी है, थोड़े थोड़े साल में अगर उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो टॉप अप SIP की सलाह यहां पे होगी। 10 से 15,000, अभी 10,000 तो वो डेफिनेटली सोच ही रहे हैं, तो और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के वो 15,000 तक कर पाए तो वो आसानी से 3 करोड़ का जो लक्ष्य है वो 20 साल में वो हासिल कर पाएंगे। फंड की जो ऐड करने की बात है तो डेफिनेटली वो टाटा स्मॉल कैप फंड को यहां पे ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से पिजिम का एक मिड कैप फंड है वो उनके पोर्टफोलियो में वो ऐड कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, यहां पे आपके पोर्टफोलियो में क्वांट AMC का 2 फंड दिख रहा है। एक अनुमान, एक सलाह ये होती है कि हो सके तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। हर एक AMCs के एक फंड आप चूज करिए। एक ही AMCs के 2-3 फंड होना पोर्टफोलियो में वो शायद से हानिकारक हो सकता है। जी, लेकिन विरल, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि टाटा स्मॉल कैप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप फंड जिसकी आपने सलाह दी है, इसमें एलोकेशन कितना ये रखें, एक बार आप ये भी इनको क्लियर कर देते। देखिए, ये अभी जो 5,000 की एलोकेशन रखा है वैसे ही वो चल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5,000 टाटा मिड कैप में भी रख सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप में रख सकते हैं, PG मिड कैप में भी रख सकते हैं, और या तो उसको डिवाइड कर सकते हैं 15,000 में 7,500 करके डिवाइड करके भी वो एलोकेशन कर सकते हैं। जी, तो चलिए नोएल, अगर आपको बड़ा मुनाफा चाहिए और आगे बड़ा टारगेट है तो थोड़ा सा और बढ़ाइए। 10,000 तो आप बढ़ाने का सोच ही रहे थे, लेकिन आप 32,000 तक की अगर आप SIP करते हैं तो धीरे धीरे करके आपने जो लक्ष्य अपना रखा है उसको आप हासिल कर लेंगे। और 2 फंड की यहाँ पर सलाह आपको दी गई है विरल की तरफ से, इसमें आप 5,000 का अपने मुताबिक आप एलोकेशन कर सकते हैं और ये करके आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। चलिए, अब दूसरे कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। लोटस इस वक्त हमारे साथ हैं, बड़ा ही रोचक नाम है लोटस आपका। क्या कुछ सवाल है आपका? जी मैम, मेरा ये SIP चल रहा है, 6 SIP है 2,000 प्रति, मतलब अभी लगभग पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 80,000 के आसपास है। 10 साल में मैं क्या इसमें 50 लाख का गोल अचीव कर पाऊंगा या नहीं, और मौजूदा स्थिति में ये मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं मैडम, ये जानना है मुझे। ओके, तो विरल, इनका पोर्टफोलियो आपने इनका सवाल तो सुना ही, लेकिन पोर्टफोलियो मैं इनका पढ़ देती हूँ। कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड है इनके पास, ICC प्रो इक्विटी डेट फंड इनके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराया से टैक्स सेवर फंड है, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, ICC प्रो ब्लू चिप फंड है, क्वांट टैक्स प्लान फंड है। ये तमाम फंड है 2,000 के एलोकेशन के साथ। और क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इनकी? स्मिता जी, लोटस जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि 50 लाख का 10 साल में उनका टारगेट है। अभी SIP 14,000 की चल रही है, तो अगर हम देखें तो टारगेट वाइज अगर मैं 12% का भी अनुमान यहां से लगा दूं, नो डाउट अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 14%, 16%, 18%, स्मॉल कैप फंड्स ने तो 20% तक का भी रिटर्न्स दिया हुआ है अगर आप 10, 15 साल, 20 साल तक रखते हैं तो मैं 12% का भी अनुमान यहां से लगा के जाऊं तो भी
33 लाख ही वो जुटा पाएंगे। एसआईपी अगर हो सके तो 20-22 हजार के एसआईपी तक पहुंचिए कुछ सालों के अंदर, तो आसानी से वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में हमेशा ये भी एक राय होती है कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, ये सारे कॉम्बिनेशंस के फंड्स को आप ट्राई कर सकते हैं और रख सकते हैं हो सके, क्योंकि देखो उनके पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि एक इंडेक्स फंड आ गया है, राइट, तो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव हो जाता है और थोड़ा सा एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होता है। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट अगर नहीं होता है तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्रेसिव रखना है, सपोज ये वही अमाउंट की एसआईपी कंटिन्यू करते रहे तो शायद से लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा एक्टिवनेस ज्यादा करे, एक्टिव फंड मैनेजमेंट, ऐसे फंड सिलेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो में जहां पे मिड कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, तो वो आसानी से वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए और वो अपना जो 10 साल में 50 लाख का जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। जी, तो ये सलाह रहेगी लोटस जी आपको, और बड़ा ही रोचक आपका नाम है, एक बार फिर से कहना पड़ेगा कि अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। तो जो आपका टारगेट हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं है 50 लाख, लेकिन जरूरत फिर भी है एसआईपी को बढ़ाने की है। जो 14,000 अभी आप करते हैं उसको बढ़ाकर अगर आप 22,000 कर देते हैं तो बड़े ही आराम से 10 साल के अंदर अंदर आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का विरल, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का यह सिलसिला योर मनी में जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से हमारा जुड़ा ये शो, जहां पर हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और अगले सवाल का जवाब देने के लिए भी चलते हैं। हमारे पास मेल के जरिए दीप्ति का सवाल आया है। दीप्ति मिश्रा, ये इनका सवाल है, 12,000 की एसआईपी ये करती हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 70,000 हो चुकी है, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है इनका। पोर्टफोलियो का रिव्यू करना ये चाहती हैं विरल, और साथ ही फंड को लेकर भी इनको सलाह चाहिए। जो इनके फंड्स हैं वो भी मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। दीप्ति मिश्रा का पोर्टफोलियो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 के एलोकेशन के साथ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2,500 का एलोकेशन कर रखा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, मिराय एसेट फोकस फंड है, क्वांट एक्टिव फंड है, कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, क्वांट टेक्स प्लान फंड है। ये तमाम फंड है इनके विरल, और साथ ही इनके सवाल भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो इनका पोर्टफोलियो है उसको लेकर भी आप इनको सलाह जरूर दीजिएगा, जो एक्सेसिव पोर्टफोलियो फिलहाल दिख रहा है। स्मिता जी, काफी फंड है जी, यानी आपको बोलने के वक्त इतना वक्त गया, तो मैं ये सोचता हूं हमेशा कि मैनेज करते वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उनको। तो पहले सलाह यही रहेगी कि आपके फंड्स को कम करिए। 5 से 6 फंड होना पोर्टफोलियो में काफी अच्छा है। अगर आपका कोई वित्त सलाहकार नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो काफी डिफिकल्ट होगा आपको ये 9 फंड्स को संभालना। रही बात आपके गोल की और आपके जो क्वेश्चंस हैं उसकी, आपका जो टारगेट है वो 15 साल में आपको 1 करोड़ करना है। अभी की जो एसआईपी है वो कुछ 12,000 आपने बताया है कि 12,000 की एसआईपी है। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन अगर देखें तो अभी 70,000 है, 70,000 की है। तो वही है पहली सलाह कि आप हो सके तो आपके फंड्स को रिड्यूस करिए। 5 से 6 फंड्स काफी अच्छे हैं अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। कोई भी नए फंड को ऐड ना करिए। जनरली हमेशा ऐसा होता है स्मिता जी कि बहुत बार ऐसा कोई नया फंड आया और नए फंड हमने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए और उसकी वजह से भी हमारा पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो कोई नए फंड को ये ना करिए। अगर आपको एसआईपी बढ़ानी भी है, जैसे अभी आपके केस में मैं बोलूं तो आपकी अगर एसआईपी ओवरऑल 20,000 की अगर एसआईपी होगी तो ही आपका जो ये लक्ष्य है 1 करोड़ का 15 सालों में अचीव कर पाएंगे। तो वो 20,000 की एसआईपी के लिए आपको आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की सलाह तो मैं दे रहा हूं, बट साथ में मैं ये भी सलाह दे रहा हूं कि आपके फंड ना बढ़ाइए, यही फंड में आप एडिशनल एसआईपी करिए, टॉपअप करिए। और अगर हो सके तो 20,000 की एसआईपी करते हैं तो आपका जो लक्ष्य है 12% के अनुमान से आप 1 करोड़ रुपया 15 सालों में हासिल कर पाएंगे। तो टॉपअप करने की सलाह 8,000 की एसआईपी आप बढ़ाइए, टोटल 20,000 की एसआईपी करेंगे तो आपका लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे।
जी, तो दीप्ति, आपको सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि सही एलोकेशन के साथ पोर्टफोलियो में सही, यानी कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं, जो कि काफी ज्यादा फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में फंड के रूप में है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आप अपने अगर उसको बढ़ाते हैं SIP को, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला तो यही खत्म होता है, लेकिन विरल, हर बार की तरह इस बार भी टॉप पिक्स आपके क्या रहेंगे आज के? देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए हमको कि कौन से फंड्स हम हमारे पोर्टफोलियो में एंटर करें। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे जाएगा, इलेक्शन आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसके पहले उठापटक हमेशा जारी रहेगी। तो एसेट एलोकेटर, जहां पे डिफरेंट एसेट्स, इक्विटी, डेट, गोल्ड, तो सारे के कॉम्बिनेशन वाला एक फंड है ICICI का, मैं वो सजेस्ट करूंगा। फिर मल्टी कैप कैटेगरी में मैं कॉन्ट का एक्टिव फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कैनरा फ्लेक्सी कैप, और लार्ज एंड मिड कैटेगरी में टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी, तो ये 4 टॉप फंड हैं जिसको आप चुन सकते हैं। अगर आप नए हैं अभी म्यूचुअल फंड में, तो भी आपके लिए ये अच्छे हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तब भी अगर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इन फंड में भी निवेश कर सकते हैं और फायदा और मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए विरल, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बेबाकी के साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में, यानी कि योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।